अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का जो कहानी की सूरत में मैं आपको सुनाता हूं, तो नीचे कमेंट्स जो आप भेजते हैं और व्हाट्सएप पे भी जो आप मुझे फीडबैक देते हैं, तो जिससे मुझे लगता है कि जितनी देर आप कहानी सुनते हैं तो उतनी देर आप क्योंकि मैं आपसे कहता हूं ना, मुझे बताइएगा आपने कहानी के नीचे भी कमेंट्स लिखने हैं और व्हाट्सएप पे भी कि क्या मैं ठीक सुना रहा हूँ, जो मंजर कुशी कर रहा हूँ वो ठीक है या बोर तो नहीं हो रहे। तो वो जो सबका फीडबैक आया वो यही है, नहीं हमें इस पर ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो कहानी जितनी लंबी होगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कहानी मैं खुद से तो लंबी कर नहीं सकता, जो पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पॉइंट्स को ही रख के सामने कहानी को आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। मंजर कशी इस तरह की करता हूँ कि आपको लगे कि आप कहानी का हिस्सा हैं। जो आप सब ने फीडबैक मुझे दिया, थैंक यू सो मच कि आपको बहुत ज़्यादा कहानी जो है अच्छी लग रही है। तो आज भी एक कहानी जो मुझे भेजी है, इनका नाम है अब्दुल शकूर और इनका ताल्लुक़ है चक लाखी शिकारपुर सिंध से। ये जो चक लाखी शिकारपुर में, इसके करीब ही कोई इनका छोटा सा चक है या क्या है, इसके करीब वो कह रहे हैं, वहाँ की ये सच्ची कहानी है जो अब्दुल शकूर ने मुझे भेजी है। वो कहते हैं हमने अपने बाप से, हमारे बाप ने दादा से, ये तकरीबन उनको ये कह रहे हैं 1960-65 के बीच में, इससे आगे पीछे की थोड़ी सी एग्जैक्ट डेट किसी को याद नहीं है, लेकिन वालदैन ये बताते हैं 1960 के करीब, उसे थोड़ा सा पहले आप लगा लें 1950 और 60 के बीच की वो कहते हैं तकरीबन ये कहानी है, जिसको हम नस्ल दर नस्ल सुनते आ रहे हैं। इसके दो रियल किरदार हैं, एक का नाम है रमज़ान और दूसरे का नाम था फ़कीर बख्श, उसको कहते थे फ़कीरू। इन दोनों की कहानी है जिन्होंने मुझे सुनाई है, तो मैं कोशिश करता हूँ इस अंदाज़ में कहानी को बयान करूँ कि आपको लगे कि आपके सामने एक फ़िल्म चल रही है और आप उस कहानी का एक हिस्सा हैं। अब्दुल शकूर कहते हैं, जब मैंने ये कहानी सुनी तो आज तक मैं हैरान हूँ, क्या ऐसा भी हो सकता है। मुझसे उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं जो आपके जहन में भी आएंगे, तो एंड में उसका जवाब भी दूंगा। कहानी कुछ यूँ है, रमज़ान अपने उस छोटे से गांव कहना चाहिए, उस इलाके का एक बहादुर नौजवान था, जिस्मानी तौर पे भी बहुत मजबूत था। रोज़ी रोटी की उसने कोशिश की, ज़मीनें उसके पास थी नहीं, मजदूरी करने की वो कोशिश करता, कभी मजदूरी उसको मिल जाती और कभी उसको मजदूरी ना मिलती। उसके यार अहबाब भी काफ़ी थे, वो उनके साथ भी बैठता और अक्सर यही गिला करता कि यार गरीब पैदा हुआ हूँ लेकिन मरूंगा गरीब नहीं, मैं अमीर होके मरूंगा, मेरे पास भी सारी आसाइशें होंगी, घर होगा, हर चीज़ जो ज़रूरत की होती है मैं भी अपनी लूँगा। और दोस्त उसका मजाक उड़ाते कि तुझे कभी रोज़ी मिल जाती है, मजदूरी कभी तू नहीं मिलती, मजदूर तू बंदा है, ख्वाब तेरे इतने ऊंचे। और वो हंसते और वो कहता कुछ भी हो जाए मैं अपने ख्वाब पूरे करके दिखाऊंगा। उसी दोस्तों में से एक उसका दोस्त था फ़कीर बख्श, जिसका नाम था, उसको सब फ़कीरू फ़कीरू कहते थे। रंग उसका सांवला नहीं, काफ़ी ज़्यादा काला था, काली रंगत का मालिक। लेकिन जो रमज़ान था उसका रंग काफ़ी सफ़ेद, खूबसूरत नहीं था लेकिन बद शक्ल भी नहीं था। रमज़ान बहुत हट्टा कट्टा सेहतमंद और फ़कीरू उतना ही कमज़ोर, काला स्याह और थोड़े से छोटे कद का था, यानी तकरीबन उसकी हाइट 5 फुट 5 इंच के करीब थी। इन दोनों के बीच में काफ़ी दोस्ती थी और ये दोनों ही मजदूरी करते थे। बहुत दफ़ा ऐसा होता कि रमज़ान को भी काम ना मिलता और फ़कीरों को भी ना मिलता, तो ये दोनों किसी खेत में किसी फसलों के बीच में बैठ जाते और आगे की प्लानिंग करते और सोचते क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, क्या ऐसे ही गरीब रहेंगे या हमारे पास भी कुछ होगा। यही बातें करते करते रमज़ान, जो काफ़ी अरसे से परेशान था और सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास भी पैसा है, उसको ख्वाहिश थी, वो गरीब नहीं मरना चाहता, हर तरह की कोशिश कर चुका था और हर कोशिश नाकाम हो गई थी। पता नहीं क्यों उसके दिल में एक ख्याल आया, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, हाँ ये कर सकता हूं, मैं साथ वाले पिंड में जाके किसी के घर में रात के अंधेरे में चोरी कर लेता हूं।
उसने अपने दिल को बहुत समझाया कि यह गलत काम है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन सोचते सोचते वो दिल के हाथों मजबूर हो गया। और एक दिन जब उसको रोज़ी ना मिली, मजदूरी ना मिली, वो फ्री था, तो आज वो अकेला था। फ़कीरों को शायद मजदूरी कहीं मिल गई थी, वो चला गया था। जब शाम होने लगी तो फैसला कर चुका था कि आज मैं भूखा घर नहीं जाऊंगा, आज मेरी जेब में कोई भी पैसे नहीं है, मैं घर नहीं जाऊंगा। और वो इंतज़ार करता रहा, अंधेरा फैले तो वो साथ वाले गांव में जाए और जाके रात को वहां पे चोरी करे। उसको चोरी का कोई तजर्बा नहीं था, वो जिंदगी का पहला ऐसा गलत काम था जो पहली दफा करने जा रहा था। जब अंधेरा फैल गया तो वो एक बाग के अंदर जाके छुप के बैठ गया ताकि रात इतनी हो जाए कि सब नींद में चले जाएं और वो ये काम कर सके। रात के 11 बजे का टाइम था। वो उस बाग से निकला, बाहर बहुत अंधेरा था। वो एक बहादुर नौजवान था, डरता नहीं था, लेकिन जो वो काम करने जा रहा था उसमें उसको ज़रूर डर लग रहा था। आज रात की तारीकी में छुप के किसी के घर में वो दाखिल होने लगा था और चोरी करने जा रहा था। उसने जो उसका पटका सा था उसको उतार के मुंह के ऊपर इस तरह लपेट लिया कि उसका मुंह छुप गया, ताकि अगर कोई घर का फर्द जाग भी जाए तो वो उसका चेहरा ना देख सके। उसने अपने जूते उठा के बाग की ही एक जगह पे रख दिए ताकि जूतों से कहीं आवाज पैदा ना हो। नंगे पांव दबे कदमों वो चलता हुआ उस बस्ती के बिल्कुल करीब पहुंच गया जहां पे उसका अंदाजा था बस्ती का ये पक्का बना हुआ घर अपने इस पक्के होने की दलील है कि यहां पे कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा। जब उस घर के करीब पहुंच गया, उसने इर्द गिर्द मंजर देखा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, तो हर तरफ सुनसानी ही सुनसानी थी। एक वीरानी रात थी, अंधेरी घुप रात थी, जहां 7:30 बहुत ज्यादा लेट तो 8 बजे सब सो जाते थे, वहां हर घर के अंदर हर शख्स गहरी नींद सो रहा था। गली के कोने पे खड़ा वो सोच रहा था, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मैं क्या कहूंगा। उसके जहन में आया, मैं फौरन भाग जाऊंगा। कुछ मिनट्स वहां पे गुजारने के बाद जब उसको एहसास हो गया कि गली में कोई भी नहीं है और वो बिल्कुल अकेला है, तो उस घर के बिल्कुल करीब गया और ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां दीवार के ऊपर वो चढ़ सके। तब एक कदमों चलता हुआ वो उस दीवार के करीब गया और उसने उस दीवार पे आहिस्ता से पांव रख दिए, हाथ फंसा के इस अंदाज में ऊपर चढ़ने लगा कि ऊपर से झांक सके कोई जाग तो नहीं रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जब चढ़ चुका और उसको नजर आना शुरू हो गया कि सहन में चारपाइयां बिछी हुई हैं और सब सो रहे हैं। अब उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। पहला एक गलत काम जो जिंदगी में वो करने जा रहा था, बहादुर जरूर था, जानता था ये बहुत गलत काम है चोरी करने, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। उसके पास मजदूरी और हर काम वो कर चुका था, आज भी नाकाम लौटा था, कोई मजदूरी नहीं मिली थी। तब उसने अपने हौसला दिया दिल को कि आज भी मेरी जेब में कुछ भी नहीं है, मेरा क्या कसूर, अगर मुझे मजदूरी मिल जाती तो मैं ये काम ना करता। अपने आप को खुद से उसने दिलासा दिया, जिसका दिल उसको कह रहा था छोड़ दो यार, ये ना काम ना करो, गलत काम है, तो उसने अपने आप को दिलासा दिया तो मजदूरी मिल जाती ना, फिर ये मैं काम ना करता, क्या मैं भूखा मर जाऊं। बस ये इतनी चंद सेकंड में उसने अपने दिल और दिमाग के साथ फैसला किया और उसके बाद वो दीवार के ऊपर बिल्कुल चढ़ के बैठ गया। वो ज़हीन था, तभी उसका अंदाज ऐसा था जैसे कोई तजर्बाकार चोर चोरी करने के लिए दाखिल हो रहा हो, कोई अनाड़ी शख्स ना हो। कुछ मिनट्स वो ऊपर बैठा रहा, देखता रहा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो ऊपर चढ़ा था उसी अंदाज में नीचे उतरा।
दबे कदमों चलता हुआ उन चारपाइयों के करीब से गुजरता हुआ जहाँ पे घर के लोग सोए हुए थे। उनमें से कोई भी जाग जाता तो चोर चोर की आवाज़ लगाता। हो सकता है उसको कोई चीज़ उठा के कोई मार भी देता, यहाँ तक कि कोई गोली भी उसको मार सकता था, कोई उसको डंडे से भी मार सकता था, उसके साथ कोई भी रवैया अपनाया जा सकता था। क्योंकि किसी घर में चोर घुस आएं और घर के मकीन जाग जाएं तो वो कोशिश करते हैं कि वो चोर को जख्मी करें, मारें, पकड़ लें। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी, उसकी टांगें कांप रही थी, फिर भी वो अपने आप को मजबूत किए हुए आहिस्ता आहिस्ता देखता हुआ इस अंदाज में चल रहा था कि अब उसकी आंखें घुप अंधेरे में भी देखने की कुछ आदी हो चुकी थी, लेकिन घर के सहन में तो रोशनी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो चलता हुआ दरवाजे के साथ एक खूंटी टाइप लगी हुई थी, वहां पे किसी घर के मर्द का कमीज लटका हुआ था। वो उस कमीज के पास गया और उसकी जेब में जब हाथ डाला तो उसके अंदर वाकई पैसे थे। उसने उस कमीज के अंदर से पैसे निकाले, अपनी जेब में डाले और वहीं से वापस हो गया। किसी और चीज को हाथ ना लगाया, उसी तरह दीवार पे चढ़ा, जिस तरह बाहर से चढ़ा था उसी तरह अंदर से वो दीवार के ऊपर चढ़ा और दूसरी तरफ आहिस्ता से उतर गया। चलता हुआ वो उसी बाग तक पहुंचा, अपने जूते उठाए और उसके बाद घर की तरफ रवाना हो गया। जब वो घर पहुंचा तो उसके घर वाले यकीनन परेशान थे, वो आया नहीं था। दरवाज़ा खटखटाने पे जो पहले ही इंतज़ार में थे, जाग रहे थे, परेशान थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला और पूछा रमज़ान कहाँ थे? तो उसने कहा मजदूरी मिली थी, लेट हो गया था। उन्होंने कहा था सुबह भी काम करो, रात को भी काम ख़त्म करो, डबल पैसे दूंगा। तो उन्होंने ये देखे मुझे डबल पैसे दिए हैं। घर वाले पैसों को देख के मुतमईन हो गए, उसको खाना वगैरह दिया, सो गया। बज़ाहिर तो अपनी चारपाई पे लेटा सो रहा था, लेकिन असल में वो जाग रहा था और आज वो अपने आप के साथ लड़ रहा था, एक ऐसी जंग जिसमें सोच रहा था क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया। माना कि आज मैं गया और ये काम मैंने कर भी लिया और पहली दफ़ा कामयाबी से करके आया, क्या ये ठीक था या गलत था? जब वो सुबह उठा तो उसके दिल ने कहा नहीं, ये गलत था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कुछ शर्मिंदा शर्मिंदा सा हुआ। आज उसका मजदूरी पे जाने को दिल नहीं था, वो आज मजदूरी पे भी नहीं गया, क्योंकि आज उसको पता लगा फ़कीरों को भी मजदूरी नहीं मिली थी। दोनों दोस्त बैठ गए, गप्पे मारते रहे। आज फ़कीरू भी बहुत डिसार्ड था, वो बता रहा था कल वो मजदूरी पे तो गया था लेकिन उसको पैसे नहीं मिले थे, बहुत कम मिले थे, ना होने के बराबर। काम भी पूरा लिया गया था और पैसे नहीं दिए गए थे। वो रमज़ान से कह रहा था वाकई तुम ठीक कहते हो यार, हम सारी ज़िंदगी गरीब ही रहेंगे, हम ऐसे ही मर जाएंगे। हमसे काम भी ले लेते हैं और हमें उजरत भी नहीं देते। सारा दिन वो इसी तरह बैठे रहे, गप्पे मारते रहे और अगले दिन फिर दोनों मजदूरी के लिए निकले और दोनों को मजदूरी मिल गई। कुछ दिन उसी तरह वो मजदूरी में लगे रहे, मजदूरी करते रहे कि फिर रमज़ान मजदूरी के लिए तो पहुंचा लेकिन उसको मजदूरी ना मिली। वापस लौटा तो देखा फ़कीरू भी वहीं पे बैठा है, मुंह लटका है। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा यार मुझे भी मजदूरी नहीं मिली। तुझे भी नहीं मिली? रमज़ान बोला हाँ यार मुझे भी नहीं मिली। फ़कीरू ऐसा हो गया जैसे रोने वाला हो, कह रहा यार आज तो घर में फाके आ जाएंगे, अगर आज भी मुझे मजदूरी नहीं मिली, मैं जिसकी वजह से परेशान बैठा हूं, रोने वाला हूं, फाके हो जाएंगे, घर में सब कुछ ख़त्म है, मजदूरी चाहिए मुझे। रमज़ान कुछ देर सोचता रहा, फिर फ़कीरू को उसने मुखातिब कर कहा फ़कीर बख्श यार एक राज है जो मैं तुझसे शेयर करना चाहता हूं। वो किसी गहरी सोच में गुम था और गहरी सोच में गुम हुए हुए उसने वैसे ही कह दिया हाँ बता। उसने कहा नहीं, तू तवज्जो मेरी तरफ कर। उसने चेहरा उठाया और उसकी तरफ देखना शुरू हो गया। हाँ बता। उसने कहा तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरा जिगरी यार है, मैं ये राज तुझके तेरे साथ शेयर कर रहा हूं और तुझे इसलिए शेयर कर रहा हूं, तुझे रोता नहीं देख सकता। मुझे पता है मेरे अलावा तेरा कोई दोस्त नहीं है, तुझे रिश्ता भी कोई नहीं देगा, तेरा कद भी छोटा है, तेरा रंग भी काला है, ऊपर से तू कमाता भी नहीं है, तू शादी कैसे करेगा? मुझे पता है तुझे बहुत ख्वाहिश है शादी की,
एक काम ऐसा है जिससे तू पैसे कमा सकता है, लेकिन वो है बहुत खौफनाक। फकीरू डर सा गया और कहा, क्या कहना चाह रहा है, खुल के बता। उसने कहा, मुझे डर है तू ये बात किसी को बता ना दे। उसने कहा, यार मैं तेरा जिगरी यार हूं, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताता। उसने कहा, मुझे वादा कर। उसने उसके साथ कस्में उठाई, वादा लिया और उसने उसको बता दिया कैसे वो रात को किसी के घर में घुसा था और चोरी करके पैसे लेके आया था। फकीरू ने जब सारी बात सुनी तो वो एकदम से उठ के खड़ा हो गया और उसने कहा, ये क्या हरकत की है तूने यार, मैं तुझे ऐसा तो नहीं समझता था, तू इस तरह करेगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। रमज़ान ने कहा, मैंने तुझसे वादा लिया था, कसम ली थी कि तू नाराज़ नहीं होगा, किसी को बताएगा नहीं, मैंने इसलिए तुझे बता दिया। उसने कहा, हाँ मैं अपनी वादे पे बात पे कायम हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे दुख हो रहा है, तूने ये हरकत क्यों की। उसने कहा, इसलिए की कि मैं भी भूखा नहीं मरना चाहता। उस दिन जिस तरह आज तू रोने वाला है, उस दिन मेरे घर में भी यही हालत थी। उस रात का तो खाना था जो मैंने खा लिया था, अगले दिन के लिए नहीं था। तो मैं क्या करूं, क्या मैं खुशी से गया हूं? इस पेट की आग को भरने के लिए मैंने ऐसा किया है, वरना मैं भी बैठा रो रहा होता। कुछ देर फकीरू उसके साथ बैठा रहा, उसके बाद उसने कहा, यार मुझे काम है, मैं चलता हूं। इस तरह वो जाता नहीं था, लेकिन आज वो चला गया। अगले दिन रमज़ान काम के लिए रवाना हुआ। आज फकीरू नहीं था, वो अकेला जा रहा था। शायद वो पहले चला गया था, अक्सर ऐसा होता था, कभी साथ जाते थे कभी अलग। फकीरू ने काम किया, रमज़ान ने काम किया और जब शाम को वापस लौटा तो फ़कीरू उसका इंतज़ार कर रहा था और उसने कहा, मुझे आज भी काम नहीं मिला, मैं रात कल तुझसे जब गया था बड़ा गुस्से में था और ये तूने क्या हरकत की, लेकिन आज मुझे भी काम नहीं मिला, मैं भी तेरे साथ जाना चाहता हूँ। रमज़ान ने पूछा, कहाँ? उसने कहा, उसी काम पे जिसके लिए तू रात का इंतज़ार करता रहा था और तूने घर के अंदर घुस के किसी की चोरी की थी। रमज़ान कुछ देर सोचता रहा और फिर कहा, यार मैं तो खुद अपने आप को बुरा भला कह रहा था, अब तू मुझे कह रहा है जो तू मुझे गलत कह रहा था, तू मुझे कह रहा है कि ये काम करे। उसने कहा, हाँ मैं तुझे कह रहा हूं, ये काम करना है, भूखा नहीं मरना। वहीं पे बैठ के दोनों ने प्लानिंग की कि ठीक है, अब हम किसी के घर में चोरी करते हैं। और यूं अगले ही दिन वो जाके उसी बाग में जिस तरह बैठे थे उसी तरह बैठ के रात का इंतज़ार किया और वही सारा कुछ जो उसको समझा के लाया था, किस तरह चलना है, किस तरह ऊपर चढ़ना है, किस तरह मुंह को छुपाना है, नकाब करना है, किस तरह जूते रख के आना है, सब कुछ वैसा ही हुआ। 11 बज के वो चलते हुए, दोनों दबे कदमों चलते हुए। आज बहुत डरा हुआ था फ़कीरू। रमज़ान कुछ हौसले में था क्योंकि वो दूसरी दफ़ा करने जा रहा था। फ़कीरू बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। दोनों चलते हुए एक और घर के पास पहुंच गए। उसी तरह वो दोनों एक दूसरे को सहारा देके दीवार पे चढ़े। इस घर की दीवार भी कच्ची थी और इतना ऊंची नहीं थी। जब वो दीवार की दूसरी तरफ उतर गए तो जो कुछ समझाया था, बिल्कुल फ़कीर हुसैन भी बहुत डर रहा था, फ़कीर बख्श, लेकिन बिल्कुल वैसा कर रहा था जैसे उसको रमज़ान ने समझाया था। यहाँ तक कि वो घर के अंदर गए, जो कुछ उनको समझ लगा थोड़ा बहुत उन्होंने वहाँ से उठाया और दोनों निकल के आ गए। उसी बाग में अपने जूते उठाए और अपने घरों को चल दिए। दोनों ने वापसी पे कोई भी एक दूसरे से बात नहीं की। आज की रात रमज़ान तो अपने बिस्तर पे जाके सो गया, लेकिन फ़कीरू के लिए वैसी ही रात थी जैसी रमज़ान के लिए उस दिन रात थी कि वो अपने आप से लड़ता रहा। आज फ़कीरू अपने आप से लड़ता रहा, क्या ये जो मैं काम करके आया हूँ ठीक है या गलत है। अपने आप के साथ लड़ते लड़ते रात गुजर गई और जब सुबह उठा और उसने चोरी किया हुआ सामान देखा, पैसे देखे, तो रमज़ान के पास पहुंचा जो उसका इंतज़ार कर रहा था कि क्या कहता है फ़कीरू, इनकार है या आगे इसको कंटिन्यू रखना है। तो उसने कहा, मैं अपने आप के साथ रात सारी लड़ता रहा हूं, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास कोई और हल ही नहीं है, बता मैं क्या करूं। तो रमज़ान ने कहा, फिर टेंशन मत ले, हम हफ्ते में एक दफ़ा चला करेंगे और इस तरह चोरी करके आया करेंगे। यूं दोनों दोस्त अब हफ्ते में एक दफ़ा मजदूरी पे भी जाते, हफ्ते में एक दफ़ा किसी घर का इंतखाब करते, दबे कदमों अंदर चलते, सामान उठाते, पैसे उठाते
और बाहर निकल आते। दोनों का सिलसिला इसी तरह चलता रहा, यहां तक कि अब वो इतने एक्सपर्ट होते जा रहे थे कि किसी घर के अंदर अगर उनको कुछ ना मिला होता तो वो थोड़ी थोड़ी चोरी करते करते, जो उस दौर में ट्रंक होते थे, आज तो सूटकेस, ब्रीफ केस, मॉडर्न चीजें आ गई, उस वक्त लोहे के बने हुए ट्रंक होते थे, तो वो कमरों के अंदर घुस जाते और ट्रंक भी खोल लेते। जिस ट्रंक को ताला लगा होता उसको वो छोड़ देते। अभी वो ताला तोड़ने के एक्सपर्ट नहीं हुए थे। ट्रंक को वो इस अंदाज में खोलते, वो कहते हम घर की कोई रजाई, कोई चादर उठा के ट्रंक के ऊपर डाल देते और आहिस्ता आहिस्ता ढक्कन को इसलिए उठाते कि उसमें से कोई अगर आवाज़ भी पैदा होती है, चरचराहट भी पैदा होती है, तो वो उसके ऊपर जो कंबल या कोई कपड़ा डालने से वो आवाज़ भी दब जाती है और वो उसको खोल लेते, उसका पूरा सामान बाहर निकालते, जो चीज़ उनको पसंद आती वो उठाते और चले जाते। अब वो दोनों बाकी दोस्तों की तरह पैसा भी कमाने लगे थे। वो दोनों मजदूर थे, मजदूरी पे जाते थे। कुछ और दोस्त भी थे, मजदूरी पे जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो अच्छा खाते पीते थे। और अब उन दोस्तों के साथ वो बैठते तो कहते अल्लाह का शुक्र है हमारी भी दिहाड़ियाँ अच्छी लग गई हैं। एक साहब अच्छा मिल गया है जो अक्सर हमें ले जाता है, हमें अच्छे पैसे दे देता है। अब वो भी बेहतर कपड़े, अच्छे तो नहीं, महंगे तो नहीं, सादा से बेहतर कपड़े पहनने लगे थे और बेहतर खाना पीना शुरू कर दिया था। लेकिन उनकी चोरियों का सिलसिला इसी तरह जारी था। छोटी छोटी चोरियां करते करते अब वो आदी हो चुके थे, उनका खौफ खत्म हो चुका था। एक दिन बैठे हुए दोनों ने कहा यार कोई बड़ा काम करते हैं, ऐसा काम जो एक ही दफा करें और उसके बाद कम से कम 6 महीने साल हमें कुछ भी ना करना पड़े। ये क्या हर हफ्ते जाते हैं, 10 दिन बाद जाते हैं, चोरी करते हैं, डर भी लगता है पकड़े ना जाएं। उस दिन भी यही होने लगा था कि वो घर का बंदा जाग गया था। वो तो शुक्र है तू जहां पे था वहीं पे तू छुपा रहा, मैं भी चारपाई के नीचे पड़ा रहा, उसको शक नहीं पड़ा। अब वो एक्सपर्ट तो थे और ऐसा कई दफा होता था। अब जो चोरी करने के लिए घर में घुसे हुए हैं और रात में किसी घर की औरत को, किसी बच्चे को, किसी मर्द को वॉशरूम की हाजत के लिए उठना पड़ जाता और वो जब देखते चारपाई से कोई उठ रहा है तो वो जहां होते सांस रोके बैठ जाते, छुप जाते। कभी चारपाई के नीचे, ज़्यादातर चारपाई के नीचे छुप जाते या दरवाजे के पीछे छुप के खड़े हो जाते, लेकिन अलर्ट होते कि अगर उसको पता लग गया तो वो दौड़ लगा देंगे, अपनी जान बचाएंगे। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं था, पकड़े वो नहीं गए थे। मौके ऐसे कई दफ़ा आए थे कि घर का कोई ना कोई फर्द जाग गया था, लेकिन जैसे ही जागा था ये जो भी काम कर रहे थे उन्होंने काम छोड़ के सांस रोक के वहीं खड़े हो गए थे। और हुआ ये कि वो अंदर कमरे में उन जगहों पे नहीं आया था। अगर वो शख्स अंदर दाखिल हो जाता, औरत या मर्द, तो उनको पता लग जाता कि ट्रंक खुले हुए हैं, सामान बिखरा पड़ा है, चोरी हो रही है। क्योंकि वो अपने गांव में चोरी नहीं करते थे, दूसरे गांव में चोरी करने के लिए जाते थे, इसलिए उनको कोई जानता भी नहीं था। मुंह उन्होंने छुपाए होते थे, इसलिए वो खामोशी के साथ चोरी किए जा रहे थे। कभी अब वो किसी गांव में जाते, अब वो कभी किसी गांव में जाते। जब वो दोनों बैठे आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कोई बड़ा हाथ मारते हैं, तो वहीं पे फकीरों ने कहा मुझे कुछ दिन दे दो, मुझे एक इतला मिली है, मैं उसकी तलाश में हूं। अगर वो खबर सच्ची निकली तो फिर हम एक बड़ा हाथ मारेंगे। रमजान बोला बता बता क्या खबर है। उसने कहा पिंड का जो चौधरी है उसके पास कुछ सोने के जेवरात आए हैं। वो उसकी बीवी या उसके घर वालों के नहीं हैं, क्योंकि उसने जिस जगह पे रखे हुए हैं वो उसका डेरा है, उसका घर नहीं है। मैं वहां पे चक्कर लगा चुका हूं, लेकिन वहां पे पहरा बहुत होता है, लेकिन रात को सो रहे होते हैं। मैं इस पूरी रिसर्च में हूं कि जब पूरा आता पता मुझे लग जाएगा तो हम वही बड़ा हाथ मारेंगे, हम वो सोने के जेवरात लेके आएंगे। रमजान बोला कि यार हम ले तो आएंगे, लेकिन चौधरी तो पूरे गांव की तलाशी लेगा, हम पकड़े जाएंगे। तो उसने कहा हाँ ये हमें सोचना पड़ेगा कि इसके लिए क्या करें। तो रमजान ने कहा तुम पता कर लो, बाकी प्लानिंग मैं कर लूंगा। फकीरू उस सोने की तलाश में मुसलसल जासूसी करता रहा और उधर रमजान पूरी तैयारी कर चुका था।
प्लानिंग अब उसकी ये थी कि जैसे हम चोरी करेंगे, गांव से दूर एक टूटा फूटा कच्चा कमरा 2-3 है, एक कभी किसी दौर में घर होता होगा। अब वो टूटा फूटा वो घर जो था, कच्चे कमरे और उसका सहन सब एक बच्चा खड़ा था, वहाँ दिन हो या रात कोई भी नहीं जाता था। उसका ख्याल ये था कि हम वहाँ पे जाके इस सामान को दफन कर देंगे और जब किस्सा पुराना हो जाएगा, सब भूल जाएंगे, तो उसके बाद निकालेंगे और जाके शहर इसको बेच आएंगे। फ़कीर उससे पूछता, वो कहता मेरा काम जारी है, मेरा मिशन जारी है, मैं पता कर ही लूँगा। और एक दिन फ़कीरों ने कहा काम हो गया, मैंने सारा पता कर लिया है, एक बंदा है जो मुसलसल उसकी रखवाली करता है, सिर्फ उसी को पता है, बाकी किसी को भी भनक नहीं पड़ी हुई कि उस संदूक के अंदर, छोटा सा जो संदूक है उसके अंदर सोने के जेवरात हैं। क्योंकि वो जो कमरा है वो चौधरी के ख़ास मुंशी का कमरा है और वहीं पे वो सोना है तो चौधरी का, लेकिन मुंशी के पास रखा हुआ है। मसला ये है उसको ताला लगा हुआ है और ताला भी काफ़ी बड़ा है। अगर वो हम ताला तोड़ लें तो फिर हम वहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग सोते हैं उनके पास असलहा भी होता है। उन्होंने कहा है तो बहुत बड़ा रिस्क, लेकिन अगर हम ये रिस्क ले लेते हैं तो फिर इतना बड़ा वो ख़जाना है, इतनी बड़ी वो रकम आ जाएगी कि फिर शायद हमें ज़िंदगी में दोबारा कभी चोरी ना करनी पड़े। जो हर वक्त धड़का लगा रहता है, डर लगा रहता है कि किसी भी वक्त पकड़े जाएंगे, एक दफ़ा वो उठा लें फिर हम किसी के हाथ नहीं आएंगे, ना ही हमें किसी चोरी की ज़रूरत होगी। अब बड़ा मसला था उस ताले को तोड़ने का, तो वो अब इतना चोरियों से तो पैसा इकट्ठा कर चुके थे कि उन्होंने शहर जाके ताले वाले से ताला ख़रीदा और उसको कहा ये हमसे खुल नहीं रहा, चाबी गायब होगी, हमें खोल के दें। जब उसने ताला खोला और उनके सामने वो सारा खोलता रहा तो उसने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं ये सीखना चाहता हूँ। कहा मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे पास कुछ थोड़ी बहुत रकम भी जमा है, मैं आपको वो भी देने को तैयार हूँ, मुझे काम सिखाइए, मैं भी ये काम सीखना चाहता हूँ, मुझे शागिर्दी में ले लीजिए। वो ना माना, वो दोनों उसको कायल करते रहे, यहाँ तक कि आखिरकार वो मान गया, क्योंकि वो पैसे भी देने को तैयार थे, मुफ्त में शागिर्दी नहीं ले रहे थे, उल्टा पैसे भी दे रहे थे। और जब वो इस काम से भी सीख गए कि ताला कैसे खोलना है, तो उसके बाद अगला मिशन था वक्त का इंतज़ार करना, जिस वक्त फ़कीर उसे कहे कि आज की रात बेस्ट रात है इस काम के लिए। और एक रात पहले ही फ़कीरों ने उसे कहा रमज़ान तैयार हो जाओ, आज की रात हमने वहां जाना है और उस खजाने को लेके आना है। वो दोनों पूरी तैयारी के साथ, औजार भी छोटे मोटे वो जो ताला तोड़ने के लिए थे उन्होंने अपने साथ लिए, खामोशी से पैदल चलते हुए एक फसल के अंदर जाके छुप के बैठ गए। जब रात के 12:30 का टाइम हुआ तो वो दोनों वहां से निकले। दबे कदमों आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, इस अंदाज में पांव रख रहे थे कि किसी खुश्क पत्ते पे भी पांव ना हो, ये ना हो कि खुश्क पत्ते पे पांव आए और उस पत्ते की चरचराहट से शोर पैदा हो। बहुत ही चींटी की रफ्तार से वो चलते हुए, क्योंकि आज अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो जुआ खेलने जा रहे थे। पकड़े गए तो मारे जा सकते थे और अगर ये काम में कामयाब हो गए तो वारे न्यारे थे, दोबारा चोरी की ज़रूरत ही नहीं थी। वो चलते हुए जब उस डेरे पे पहुंचे तो वो वाकई एक चौधरी का डेरा था और वहाँ पे जिस तरह चारपाइयों पे लोग लेटे हुए थे, उनके साथ उनकी बंदूकें भी रखी हुई थी। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों ही आंखों में देखा, जैसे कह रहे हों कि बहुत बड़ा रिस्क आज जो हम लेने जा रहे हैं। दिल की धड़कन दोनों की तेज़ थी, चोरियां करते हुए भी उनको खौफ होता था, डर होता था, लेकिन आज तो दिल बहुत ज़्यादा ही धड़क रहा था तेज़ी के साथ, या तो सोना या फिर मौत। क्योंकि गांव के अंदर चोरियां करते हुए उनको ये पता होता था कि गांव वाले ज़्यादातर शोर करते थे या डंडे से मारने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो डरते थे कि चोरों के पास कोई हथियार ना हो। लेकिन ये तो जगह ही ऐसी थी जिनके पास जदीद हथियार था, यहाँ उनको पता लग जाता था, वो फौरन इनको मार देते। आहिस्ता आहिस्ता उन बंदों के बीच में से चलते हुए इस अंदाज में पाँव भी रख रहे थे, जैसे कहते हैं फूंक फूंक के कदम रखना, कि कहीं पत्ता भी चरचराया और इनमें से कोई जाग गया तो फिर गए। चलते चलते उन लोगों के बीच में से गुजरते गुजरते वो उस कमरे के करीब पहुंच गए जहां पे वो
ताला तोड़ना था और अंदर से वो छोटी संदूक छोटी सी जो थी संदूक को उठाना था। उन दोनों ने थोड़ी देर वहां बाहर खड़े होकर इंतजार किया, कहीं ऐसा ना हो अंदर कोई जाग ना रहा हो, क्योंकि अंदर भी दो बंदे सो रहे थे। बाहर के लोगों का जब तसल्ली हो गई कि हर बंदा बाहर जो सोया है गहरी नींद है, उनके जागने के कोई आसार नहीं है, तो वो जो दरवाज़ा था उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला कि कहीं वो दरवाज़ा ही ना शोर मचा दे, चरचराहट पैदा करे, या उसकी चरचराहट से अंदर सोया हुआ या बाहर सोया हुआ कोई शख्स जाग जाए और ज़िंदगी की बाजी वो हार जाए। जब वो दरवाज़ा खोल चुके तो उसके बाद उन्होंने अंदर इस अंदाज में कदम रख दिया जैसे ज़िंदगी और मौत की उस दौड़ में वो आगे बढ़ रहे थे कि अपनी उस मतलूबा ताले तक पहुंच जाएं और ज़िंदगी बचा के उस चीज़ को उठा लें जिसके लिए वो यहाँ पे आए थे, या फिर मारे जाएं। आहिस्ता से चलते हुए, बहुत एहतियात के साथ चलते हुए, उन दोनों जो नीचे सोए हुए थे उनको देखते हुए चलते चलते वो उस जगह तक पहुंच गए जहाँ अलमारी को एक ताला सा लगा था और उस बड़े ताले के पीछे वो संदूक रखी हुई थी, छोटी सी लकड़ी की बनी हुई, लोहे की बनी हुई छोटी सी। वो जब उस अलमारी के करीब पहुंच गए तो कुछ देर रुके, सांस इस अंदाज में ले रहे थे कि उनकी सांसों की आवाज भी पैदा ना हो कि दोनों जाग ना जाएं। दिल की धड़कन बहुत तेज थी। जब दोनों ने अंदाजा कर लिया कि ये भी दोनों गहरी नींद सो रहे हैं तो उन्होंने आंखों से इशारा किया, शुरू हो जाओ। वो ताले के करीब गए और एक इस अंदाज में ताले को पकड़ के ताला खोलना शुरू हो गया और दूसरा उसकी कमर से कमर मिला के खड़ा हो गया कि अगर इनमें से किसी की हलचल भी पैदा होती है तो उसको कोहनी मार के रोक सके कि रुक जाओ, क्योंकि उनको डर ये था ताला खोलने की भी आवाज़ अगर पैदा होती है, वो तो अपनी तरफ से पूरी एहतियात कर रहे थे, लेकिन अगर हल्की सी भी आवाज़ पैदा हुई और इनमें से कोई जागने की कोशिश करता है तो उसको कोहनी मार के रोक देता और वो वहीं पर रुक जाते। वो ताले के पास पहुंचा और अपनी टेक्निक से उसने ताला खोलना शुरू कर दिया। दूसरा फकीरू उसकी कमर से मिला के उन दोनों सोए हुए बंदों को गौर से देख रहा था, कहीं वो जाग ना जाए। दोनों की दिल की धड़कन बहुत तेज थी। वो मौत के मुंह में खड़े थे, वो ताला खोल रहे थे। अंदर सोना था, बाहर लेटे हुए इंसानों के पास असला था। अगर ये उठ गए तो मौत, अगर ये उठा लिया तो जिंदगी। ताला खोलते 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 वो ताला खोलने में कामयाब हो गए, और जैसे ही वो ताला खोलने में कामयाब हुआ तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कांपते हाथों के साथ उस ताले को बाहर निकाला, नीचे जमीन पर रख दिया, उस अलमारी को एहतियात के साथ खोला और उसने देखा सामने लोहे की बनी हुई छोटी एक संदूक एक रखी हुई है। उसने आराम से इस संदूकची को उठाया, और जब उसने उठाया तो फ़कीरों की तरफ उसने यूं इशारा किया जैसे ये है, तो फ़कीरों ने गर्दन हिलाई, हाँ यही है। अलमारी में और भी बहुत कुछ था, लेकिन उनके लिए यही काफ़ी था। उन्होंने किसी और चीज़ को हाथ नहीं लगाया। उसने वो छोटी सी संदूक उठाई और उसी अंदाज में एहतियात के साथ चलते हुए आहिस्ता से कमरे से बाहर आए। अंदर वाले दोनों अभी तक सो रहे थे। बाहर देखा तो बाहर भी गहरी खामोशी है, उसी तरह खराटों की आवाज़ आ रही है। सब गहरी नींद सो रहे हैं। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह दाखिल हुए थे उसी तरह दबे कदमों, पत्तों के ऊपर भी पाँव ना आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों चलते चलते बाहर आ गए। जब बाहर आ गए उनको ऐसे लगा जैसे एक ठंडक का एहसास सा हुआ है। बाहर ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी वापस आ गई। ऐसा लगा जो सांस रुका हुआ था वो वापस आ गया। ऐसा लगा दिल की धड़कन जो इतनी देर से तेज़ थी और खुशी से तेज़ हो गई है। बगैर पकड़े वो छोटी संदूक उठा चुके थे। कुछ देर वो आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। उसके बाद उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया, कहीं पीछे से कोई जाग ना जाए। और वो ये जानते थे अगर पीछे से कोई जाग गया तो हमारा पीछा करेगा और हो सकता है पीछे से हमें गोली मार दे। वो थोड़ी देर भागते रहे, उसके बाद रुक से गए कि कहीं भागने की आवाज़ भी ना पैदा हो जाए,
और फिर वो चलते 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 रात की तारीकी में उस टूटी हुई बिल्डिंग के पास पहुंच गए, जो कच्चे कमरे दो थे, छत बनी हुई थी, छोटा सा सहन था, कभी घर होता था, अब एक खंडर सा बना हुआ था। वो उस खंडर के अंदर दाखिल हो गए। रात के टाइम अगर वो वैसे दाखिल होते तो उनको शदीद डर लगता, लेकिन जब वो अंदर दाखिल हुए और उस टूटे हुए कमरे की तरफ गए जहां पे झाड़ियां भी उगी हुई थी और एक जगह जो उन्होंने सेलेक्ट की थी कि यहां पे दबाना है, तो वहां पहुंच के अंदाजा हुआ खोदने के लिए तो कोई सामान तक नहीं है। दोनों को याद आया कि हमने सारी प्लानिंग कर ली थी, ये प्लानिंग नहीं की कि जमीन को खोद के इसको अंदर दफनाना है, तो खोदने के लिए भी तो हमारे पास कोई औजार होना चाहिए। उसने कहा, फकीरू अब क्या करें? उसने कहा, एक काम करो, अभी इसको ऐसे ही कहीं जगह पे छुपा देते हैं, सुबह आके औजार ले आएंगे और इसको ज़मीन के अंदर दफना देंगे। इस वक्त वापस जाना और आना ठीक नहीं होगा। उन दोनों ने एक जगह ढूंढी और उसको इस अंदाज में छुपा दिया कि कोई भी उसको देख ना सके। टूटी फूटी जो ईंटें और मट्टी और इस तरह का सामान पड़ा था उसके इर्द गिर्द ऐसे रख दिया कि उसको छुपा दिया गया। वो दोनों खामोशी से वापस अपने अपने घरों में गए और जाके सो गए। घर वाले अब आदी थे, अक्सर वो इस तरह लेट पहुंचते थे, घर वालों को उन पर शक नहीं होता था, मजदूरी के सिलसिले में ऐसा चलता रहता था। जब सुबह हुई तो पता लगा कि चौधरी के हाथ चोरी हो गई है और यह खबर यूं हर तरफ फैल गई आग की तरह। बातें हो रही थी, हर कोई डिस्कस कर रहा था कि चोरियां वैसे बढ़ रही हैं, साथ वाले गांव में भी काफ़ी चोरियां हो रही हैं, लेकिन चोर अब इतने दिलेर हो गए हैं कि चौधरी के ही डेरे पे चले गए और जाके वहां से सामान ले आए हैं। चौधरी बहुत गुस्से में है, वो लगता है किसी को भी नहीं छोड़ेगा। उसने पुलिस भी बुलवा ली है और तफ्तीश भी हो रही है, क्योंकि वो लेट आए थे, तकरीबन दिन को ही 11-12 बजे जागे थे। आज उन्होंने मजदूरी पे नहीं जाना था, जब वो लेट वापस आते थे तो मजदूरी पे नहीं जाते थे, इसलिए खबर पूरे गांव में अभी तक फैल चुकी थी। वो दोनों बाहर निकले और एक दूसरे से कहा, क्या ख्याल है, रात को चल के वो काम मुकम्मल किया जाए या अभी? उन्होंने कहा, यार शाम को दोनों चलते हैं और शाम को ही अपने काम को मुकम्मल कराते हैं। और ऐसा ही हुआ। जब शाम फैलने लगी, अंधेरा फैलने लगा, शाम छाने लगी, तो वो दोनों चुपके से गए। वो इर्द गिर्द इधर उधर झांक के देख रहे थे कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। जब देखा हर तरफ कुछ भी नहीं है और बिल्कुल काफ़ी अंधेरा हो गया, तो उसके बाद वो बिल्कुल उसी टूटे हुए घर के करीब पहुंचे। अब वो बिल्कुल रिलैक्स थे, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था, कोई भी उनको देख नहीं पा रहा था। वो आहिस्ता से चलते हुए उसके अंदर दाखिल हो गए। कही बोलते हैं उसको, उन्होंने कही टाइप उठाई हुई थी, लोहे की होती है, उसके आगे डंडा लगा होता है, उसको पकड़ के ऐसे मार मार के उससे ज़मीन खोदी जाती है। वो अंदर दाखिल हुए, उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जब वो गड्ढा खोद चुके तो वो संदूक उन्होंने उठाई उस जगह से और उसको उसके अंदर रखा, उसको ज़मीन के अंदर दफन किया, उसके अंदर मट्टी डाली और इस तरह कांटे और चीज़ें उसके ऊपर फैला दी कि किसी को शक भी ना हो कि यहाँ पे गड्ढा खोदा गया है। और उन्होंने इसको अंदर दफना दिया है। जैसे वो अपने काम से फारिग हुए, अपने कपड़े साफ करके जैसे ही मुड़े, तो उनकी निगाह पड़ी गांव का एक और नौजवान उस टूटे हुए कमरे के सामने खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था। उसने हाथ ऐसे रखे हुए थे और इस अंदाज में उनको देख रहा था कि तुमने जो कुछ किया है ये मैंने देख लिया है। वो यकीनन उस राज से उसको पता लग गया था कि कुछ चीज़ इन्होंने इस मट्टी के अंदर दफन की है। उन दोनों ने जैसे ही मुड़ के उसको देखा और उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे, वो सब जान चुका है, उसको पता लग चुका है। तो इससे पहले कि वो कुछ कहता, रमज़ान तेज़ी से आगे बढ़ा, जो उसके हाथ में वो कसी सीधी जाके उसने उसके सीधे सर में मार दी। फ़कीरू अभी संभल भी ना पाया था, कुछ कह भी ना पाया था कि इतनी जल्दी हुआ कि वो जल्दी से रमज़ान आगे बढ़ा और उसने उसके सर में मार दी कि उस शख्स को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी मुझे मार देगा। और उसके सर में इतनी ज़ोर से चोट पड़ी कि वो ज़मीन के बल गिरा, सर के बल ज़मीन पे गिरा और गिरते ही वो मर गया।
रमज़ान इतना डर गया था, उसको मौत नज़र आ रही थी कि किसी ने देख लिया है तो समझे अब हम दोनों मारे गए। वो इतना खौफजदा हुआ कि उसने इतनी ज़ोर से मार दी कि उसको खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि इतने ज़ोर से मारने से वो मर जाएगा। और जब वो नीचे गिर गया और फ़कीरों ने भी उसको देखा तो दोनों डर गए, कांपना शुरू हो गए कि ये क्या किया, ये तो मार दिया इसको। उसने कहा अब क्या करें, उसने कहा मारे जाएंगे। एक तरफ वो हमने उठा लिया, वो पकड़े गए अलग से, इसको मार दिया, कत्ल हो गया हमसे, हम ये पकड़े गए तो अलग से फांसी हो जाएगी, क्या करें। उसने कहा एक और गड़ा खोद के इसको भी दफना देते हैं और कोई हल नहीं है हमारे पास। वो दोनों कांप रहे थे, एक दूसरे को हौसला दे रहे थे, समझ दोनों को भी नहीं आ रही थी। उन्होंने ऐसा ही किया, एक और बड़ा सा गड़ा खोदा, उसके मरे हुए जिस्म को उठाया, गड़े के अंदर दफनाया, ऊपर से मट्टी डाल दी, क्योंकि उसके नीचे गिरने से जो खून बहा था उन्होंने वहाँ पे भी मट्टी डाल दी, कुछ थोड़ा सा खोद भी लिया, खोद के मट्टी डाल दी। इस तरह रमज़ान ने बना दिया कि किसी को शक भी ना और पता भी ना लगे कि यहाँ पे खून गिरा था। कच्चा घर था, मट्टी का घर था, जब ऊपर आपने मट्टी खोद दी और ऊपर मट्टी डाल दी तो पता ही नहीं लगता था कि यहाँ पे कोई खून भी था। जब वो दोनों दफना चुके, रात हो चुकी थी, वापस आ रही थी, तो वो दोनों खौफजदा थे, डरे हुए थे कि ये दोनों से क्या हुआ है। फ़कीरू रस्ते में सिर्फ इतना कह सका था कि हमसे बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। वो इस अंदाज में बातें कर रहा था जैसे बौखला सा गया हो, जनूनी सा हो गया हो, पागल सा हो गया हो, सहम सा गया हो। वो दोनों अपने अपने घरों को पहुंच गए और उसके बाद 3-4 दोनों ने फैसला किया कि 3-4 दिन हम काम का बहाना बना के जाएंगे मजदूरी के लिए और वापस आ जाएंगे, टाइम पे आ जाएंगे, ताकि किसी को हमारे ऊपर शक ना हो। गांव में अभी वो खबरें गर्दिश कर रही थी, तहकीक तफ्तीश हो रही थी, पते लगाए जा रहे थे, पुलिस पहुंच रही थी, सारी कार्रवाइयां हो रही थी और वो दोनों जाते ताकि किसी को उन पे शक ना हो। वो अपना काम करते, काम करके शाम को लौट आते कि मजदूरी से वापस आ गए हैं। अभी तक रमज़ान नोट कर रहा था, फ़कीरू अभी तक नॉर्मल नहीं हो सका। उसको डर पड़ गया कि कहीं इसने बता दिया तो मैं भी मारा जाऊंगा। तो एक रात वो लेटा हुआ था और सोच रहा था मैं क्या करूं। तो उसने सोचा मुझे काम करना चाहिए, मैं अकेला वहां पे पहुंचूं, उस संदूक को उठाऊं और यहां से भाग जाऊं, वापस कभी भी ना आऊं। जब उसने ये फैसला किया तो अगली शाम वो अकेला चुपके से चलता हुआ उस टूटे हुए घर के पास पहुंचा। जैसे ही वो अंदर दाखिल होने लगा तो उसकी निगाह सामने खड़े हुए उसी शख्स पे पड़ी जिसको उन्होंने मार के दफना दिया था, मट्टी खोद के ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था। वो सामने खड़ा हुआ था। जैसे ही रमज़ान ने देखा उसकी हाथ पांव कांपना शुरू हो गए। वो एक दिलेर शख्स था, लेकिन ये एक ऐसा सामने मंजर था कि कोई भी देखता तो बेहोश होकर गिर पड़ता। वो भी बेहोश होने के करीब था कि उसने वापस दौड़ लगा दी। दौड़ते 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 पसीने पसीने वो अपने घर पहुंच गया। उसको यकीन नहीं आ रहा था जिसको मार के वो जमीन के अंदर गाड़ के आ गए थे, वो कैसे बाहर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। वो रात सारी सो ना सका कि कहीं वो उसका पीछा करता हुआ आ ना जाए, लेकिन कोई भी उसके पीछे नहीं आया। जब सुबह उठा तो उसने अपने आप से कहा कहीं ऐसा तो नहीं मेरा वहम हो, कहीं ऐसा तो नहीं मैं डर गया हूं। वो तो मर गया था, कलेयर था, हमने उसको दफना भी कच्चा खासा जमीन के अंदर दफना दिया था, तो मैंने ऐसा क्यों किया कि मैं इतनी जल्दी डर के भाग आया। उसने फैसला किया कि 1-2 दिन छोड़ के मैं फ़कीरों को साथ लेके जाऊंगा, हम दोनों जाएंगे और देख के आते हैं माजरा है क्या। उसने अभी तक फ़कीरों को कुछ बताया नहीं था। 2 दिन में उसने फ़कीरों को कहा चलो वहां पे चलते हैं, चक्कर लगा के आते हैं। फ़कीरों ने कहा अभी जल्दी क्या पड़ी है, अब दबा रहने दो, अभी उसको हाथ मत लगाओ, मुझे डर लगा हुआ है। उसने कहा जाने में क्या, एक दफ़ा चक्कर तो लगा दें, कहीं ऐसा ना हो कोई निकाल के ले जाए, हमें कभी कभी उसको देखते भी रहना चाहिए। उसको खैर कायल कर लिया और दोनों चलते हुए आहिस्ता से, शाम जैसे हो गई, इंतज़ार करते रहे। जैसे ही रात हुई वो चलते चलते उस कच्चे घर के करीब पहुंच गया। रमज़ान बहुत डरा हुआ था, अलर्ट था। फ़कीरू इतना डरा हुआ नहीं था, उसको नहीं पता था कि रमज़ान के साथ क्या वाक़या हो चुका है। और जैसे ही वो अंदर दोनों दाखिल हुए तो रमज़ान पीछे था, फ़कीरों को उसने आगे किया। फ़कीरू अंदर दाखिल हुआ तो अंदर बिल्कुल वो मकान सुनसान सा पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था।
रमज़ान ने धड़कते दिल के साथ खौफजदा निगाहों से उस गड्ढे की तरफ देखा जहाँ पे उसने उस बंदे को दफनाया था। तो वो ज़मीन अपनी जगह पे बिल्कुल बराबर थी, लगता था जैसे कोई बाहर नहीं निकला अभी तक, वो ज़मीन के अंदर है। तो उसने कहा, लगता है, दिल ही दिल में कहा, वो मेरा वहम था, मेरा खौफ था। वो दोनों चलते हुए अभी उस संदूकची के करीब ही पहुंचे थे। रमज़ान नीचे ज़मीन पे बैठा उस जगह को देखने ही लगा था कि उसके पीछे खड़े फकीरों की एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़ के देखा तो वही जिसको उन्होंने दफन किया था पीछे खड़ा था और उसने फकीरों का गला पकड़ा हुआ था। यह मंजर देखना था कि एकदम से रमज़ान ने वहां से दौड़ लगा दी। इस अंदाज में उसने दौड़ लगाई कि पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंच गया। फकीरों के साथ वहां पे क्या हुआ था वो नहीं जानता था, लेकिन उसने ये देख लिया था कि उसी शख्स ने जिसको मारा था, जिसके चेहरे पे अभी भी खून था, वो पीछे खड़ा फकीरों का गला दबा रहा था और वो भाग आया था, जान बचा आया था, लेकिन उसको यकीन नहीं आ रहा था ये हुआ क्या है। वो रात को अपने घर तो पहुंच गया, लेकिन उसके बाद जब वो अपने घर से बाहर निकल के भागा तो वो चीखो पुकार कर रहा था। लोग जमा हो गए और उससे पूछा क्या हुआ है। फकीरू जितने दिन उससे नहीं मिला था तो उन दिनों में वो इतना डरा हुआ था कि वो अपने एक और दोस्त को राजदार बना के वो सारा वाकया बता चुका था। वो सब दिल का बोझ हल्का करने के लिए बता चुका था कि कैसे रमज़ान ने पहली चोरी की, कैसे उसके बाद मुझे भी लेके गया, कैसे हम चोरियां करते रहे और कैसे हमने वहां पे चौधरी के घर में चोरी की और उसके बाद वहां पे सामान दफना दिया। उसके बाद एक बंदा आया, उसको भी मार के हम दफना चुके हैं, उसको बोझ बना हुआ था। उसने अपना बोझ दिल का बोझ हल्का करने के लिए किसी को राजदार बना के ये सब कुछ बता चुका था। और जब रमज़ान पागलों की तरह दौड़ता हुआ बाहर आया, उसके घर वाले भी उसके पीछे दौड़े और गांव वाले भी जाग गए। उससे पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो सिर्फ वो इतना बता सका कि वो मेरे पीछे, उसके चेहरे से खून बह रहा है, उसकी आंखें नहीं हैं, आंखों की जगह पे गड़े हैं, और वो मेरे चारपाई तक पहुंच गया था और उसने मेरी गर्दन दबाने की कोशिश की। ये देखो मेरी गर्दन। और सबने देखा उसकी गर्दन पे वाकई हाथों के निशान थे। सबने पूछा कौन है वो नीम पागलों की तरह बातें कर रहा और सिर्फ इतना कह रहा था, ये वही है जिसको हमने मार डाला, ये वही है जिसने वो पागल हो चुका था और अपने मुंह से कह रहा था ये वही है जिसको हमने मार डाला, उसका खून भी बह रहा है, वो जिंदा हो गया है, वो लाश जिंदा हो गई है, उसकी आंखें नहीं है, वो बहुत खौफनाक है, उसने मेरी गर्दन दबाई, ये देखो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे मार देगा। और यह कहते हुए वहां से फिर भाग गया। गांव वाले उसके पीछे भागे, लेकिन वो इतना जनूनी पागल अंदाज में भागा कि कोई भी नहीं जानता था कि इसके साथ हो क्या रहा है। एक शख्स था जिसको इस कहानी का पता था, वो अब परेशान हो गया था कि ये तो पागल इस कंडीशन में, फकीरू कहां है। रात सारी रमज़ान को ढूंढते रहे, रमज़ान गायब हो गया। वो कहते हैं अगली सुबह जब वो सब जागे तो रमज़ान गले में उसका फंदा डला हुआ था और वो एक दरख्त के साथ खड़ा लटक रहा था। किसी ने उसको फांसी दे दी थी। उसने खुद फांसी ली थी या उसको किसी ने फांसी दी थी, कोई भी नहीं जानता था। फकीरू की लाश वहां पड़ी हुई थी। 2 दिन तक किसी को भी एहसास नहीं हुआ। 3-4 दिन के बाद कोई वहां से गुजरा और उसको बदबू वहां से आई। उसने कहा ये बदबू कहां से आ रही है। उस बदबू का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंचा तो उसने देखा फकीरू 4 दिन पहले का वहां पे मरा पड़ा है। और उसने जाके गांव वालों को बताया, क्योंकि गांव वाले उसको ढूंढ रहे थे, रमज़ान के बाद फकीरों को भी ढूंढ रहे थे। किस्सा अभी को पता नहीं लगा था सिवाय एक बंदे को जिसको किस्सा पता था, बाकी किसी को पता नहीं था। वो यही परेशान थे फकीरू कहां गया। वो समझते थे रमज़ान ने किसी को मारा था, तभी वो पागल होकर अजीब सी बातें करते हुए भाग गया था और उसके बाद उसकी लाश लटकी हुई थी। फकीरू को वो ढूंढ रहे थे।
और जब फ़कीरों की भी वहाँ से लाश मिली और उसके बाद पुलिस आई जो पहले ही रमज़ान के केस के लिए आ चुकी थी और उन्हें तफ्तीश की, तो उनको उस जगह से वो जो बंदा मार के दफनाया गया था वो भी ज़मीन के अंदर से मिल गया, मरा हुआ। और उसके बाद वो जो उसने सोना उन लोगों ने दफनाया था वो भी उनको वहां से मिल गया। जब वो पागलों की तरह घर से भागा था, एक बात मैं बताना जो भूल गया, घर से भागा था तो वो जो कह रहा था वो मुझे मार डालेगा, उसने फ़कीरों को भी गर्दन दबा के मार दिया है। ये उसने जुमला कहा था, लेकिन लोग उसको समझ नहीं आए सके थे कि ये क्या कह रहा है, क्यों मार दिया है, क्योंकि वो तो अभी जिंदा था और कह रहा था जिसको हमने मारा था वो जिंदा हो गया है, वो लाश है, वो लाश जिंदा होगी, उसने फ़कीरों को भी मार दिया, मुझे भी मार देगा, अभी वो मेरी गर्दन दबाने आता है, उसकी आंखें नहीं हैं, वो लाश है, वो जिंदा लाश है, वो मुझे मार देगा, ये देखो उसने मेरी गर्दन दबाई है। लोग समझे ये पागल हो गया, ये क्या बात कर रहा है, इसने अपनी गर्दन खुद दबाई है, कौन मार देगा बताओ तो सही। लेकिन उसके बाद भाग गया था और जब तफ्तीश में वो सोना भी वहां से मिल गया और उस खुदाई के बाद वो बंदा भी वहां से मिल गया जिसको मार के उन्होंने दफन कर दिया था। और रमज़ान और फ़कीरू भी अपने अंजाम को पहुंच गए। उसके बाद उस शख्स ने इस कहानी को सबको बता दिया था कि फ़कीरू मरने से पहले बहुत टेंशन में था, मुझे राजदार बना के, शायद वो जिंदा होता मैं उसका राज ना बताता, मुझे उसने राजदार बना के ये सारी बात बता दी थी। मैं खुद उसकी तलाश में था और मैं पुलिस के साथ भी ताउन करना चाहता था कि सामने जो आया तो रमज़ान भी इस तरह बुरी मौत मर गया और वो भी वहाँ पे मरा हुआ था, उसका भी गला दबाया गया था। और ये खबर काफ़ी अरसे तक सबको खौफजदा करती रही। उस गांव में बेइंतहा खौफ रहा कि वो कौन था जिसने गला दबाया, हमने उसको मार दिया है, वो हमें मारने आ गया, उसकी आंखें नहीं हैं। तो सब इस बात पे परेशान थे वो कौन है, ये किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो फ़कीरू बता चुका था किसी को कि हमने उसको मार के वहीं पे दफना दिया है, और फ़कीरू की जब वहाँ से लाश मिली और वहाँ से वो लाश भी मिल गई जिसको दफनाया गया था ज़मीन से, तो वो समझ गए इसी बंदे को उन्होंने मारा था और इसी बंदे को दफना दिया था। लेकिन काफ़ी अरसा जो खौफ व हरास उस गाँव में था वो ये था, सवाल अपनी जगह पर, कि वो फिर कौन था। अगर वो मर गया था, उसकी लाश ही निकली थी और पोस्टमार्टम किया गया तो उससे भी यही पता लगा था कि वाकई ये उसी दिनों का ही मरा हुआ है, जिंदा नहीं हुआ, तो फिर वो कौन था जो मरने वाला था। उन्होंने जब मुझे कहानी सेंड की तो एंड में मुझसे पूछा कि सर मुझे आपसे पूछना है फिर वो कौन था, वो जिंदा कैसे हुआ, वो लाश उठ के कैसी आई, कैसे उस लाश ने इसका बदला लिया। तो इसके बहुत सारे जवाब आते हैं, दो जवाब मैं आपको दे देता हूँ, हतमी में जवाब तो नहीं दे सकता, अल्लाह बेहतर जानता है। एक तो हमजाद इंसान का वही रूप धार के आता है, कुछ लोग उसको रूह कहते हैं, उसकी रूह आई थी, रूह नहीं होता, हमजाद सेम इंसान की तरह का होता है। इसके ऊपर मैं पहले भी तफसील से कह चुका हूँ। हमजाद जब आपके सामने आता है तो वही हुलिया अपना के आता है, सेम जिस हुलिये में आपने आखिरी टाइम पे मारा था वही हुलिया अपना के आएगा और आपसे बदला ले सकता है। एक दूसरा, जिन्नात भी वही हुलिया वही रूप धार के आपसे इस तरह बदला ले सकते हैं। अब वो उसका हमजाद था जो बदला लेने के लिए आया था, या कोई जिन्नात में से था जो रूप धार के उसने बदला लेने आया था, ये अल्लाह बेहतर जानता है। और भी कोई राज हो सकता है, लेकिन मैं उसके बारे में हतमी राय नहीं दे सकता। ये दो में से कोई एक भी हो सकता है, या उसका हमजाद बदला लेके गया उसका रूप धार के जिसकी आंखें भी नहीं थी, या फिर कोई जिन था जो रूप धार के ऐसा कर गया। ये कन्फर्म मैं आपको बताता हूँ, वो मर चुका था, वो उठ के नहीं आया था। वो डर गए थे कि वो लाश जिंदा हो गई और उसने बदला लिया, जबकि वो मर चुका था। लाश ने बदला नहीं लिया था, वो दफन ही थी। ये आपके सवाल का जवाब था जो मैंने शुरू में कहा था, मैं एंड में इस सवाल का जवाब दूंगा। ये थी जी जो कहानी उन्होंने मुझे भेजी, मैंने आपको सुना दी। आप भी अपनी कहानी भेजिए, इंशाल्लाह उसको मैं आपकी ऑफ कैमरा स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। और भेजने के लिए मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +923136655500। आप इस पर सेंड करें लिख के या वॉइस मैसेज करके, इंशाल्लाह आपकी कहानी OCS का हिस्सा बन जाएगी। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।